भारतीय विजन क्लासेस पर एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कई हिंदी परीक्षा में पूछ चुके हैं। ये 45 महत्वपूर्ण प्रश्न हर परीक्षा में बार बार पूछते हैं। तो चलिए आज हम इन 45 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं और परीक्षा से पहले हम तैयार हो जाते हैं, ताकि परीक्षा में बैठने के बाद जब ये प्रश्न हमारे सामने आए तो हम देखते ही इसका जवाब दें। चलिए प्रारंभ करते हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्न को और 10 नंबर पक्का कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि भारतीय विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सिर्फ हौसला बढ़ता है और हम आपके सम्मुख हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्लास भी हो रही है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू रिवीजन भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न कई परीक्षा में आ चुके हैं सभी प्रश्नों का भी रिवीजन कराया जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन बैंक की भी फुल तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ आपको नोट्स भी फ्री में उपलब्ध है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल के भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। मित्रों, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है यह सबसे अधिक, आदिकाल का जो नामकरण है वह सबसे अधिक मतभेदों और विभिन्नताओं का विषय रहा है, क्योंकि जितने भी विद्वान रहे सभी ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल का नामकरण किए। यहाँ देखिए सभी के अनुसार क्या क्या नाम दिया गया है आदिकाल का, तो यहाँ हम सभी को एक एक करके देखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण या संधि काल कहा। ये सभी जितने भी विद्वान हैं सभी के द्वारा आदि काल का यह नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध है मतलब इसमें देखिए बीजवपन काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि व चारण काल राम कुमार वर्मा, वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ही नाम दिया था। संधि व चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, ये भी सही है, क्योंकि हम आपको बहुत सारे क्लास में बता भी चुके हैं कि सिद्धों से जो संबंध था वो राहुल सांकृत्यायन का बहुत अधिक था। सिद्ध से जब भी कोई प्रश्न आता है विद्वान को लेकर तो राहुल सांकृत्यायन ही वहाँ आंसर होते हैं। आगे देखिए बीजवपन काल, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम बीजवपन काल न रहकर क्या बोले हैं, तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिए हैं वे आरंभिक काल दिए हैं। क्या दिए हैं? आरंभिक काल। बीजवपन काल नाम किनका है? तो बीजवपन काल जो नाम दिया हुआ है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यही ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें युग्म अशुद्ध युग्म को चयन करना था। तो क्या होगा?
बीजवपन काल, मिश्र बंधु, यह युग्म क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया? यानी आदि काल को वीर काल किसने कहा था? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध और सामंत काल कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था चारण व संधि काल। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था, यानी आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किए हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यानी प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा, या वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? देखिए यही प्रश्न अभी देखिए घुमा कर आ गया, वहाँ प्रारंभिक काल था, यहाँ आदिकाल आ गया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में आ चुका है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, डॉक्टर सी प्रसाद सिंह के द्वारा, या राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो मित्रों हम आपको बताए थे कि सिद्ध सामंत जब आ गया तो किस विद्वान का स्मरण आएगा? तो एक ही विद्वान का स्मरण आएगा, राहुल सांकृत्यायन का, क्योंकि सिद्धों और सामंतों से इन्हीं का क्या था? जुड़ाव था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी? 84 बताई थी। और आदिकाल को क्या कहते? आदिकाल जो है वह सिद्ध और सामंतों का युग है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यानी सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न आ गया, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, देखिए एक ही प्रश्न को कई परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हम आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले बताए थे कि यहाँ हम जितने भी प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ 45 जो प्रश्न लेकर आए हैं ये हर परीक्षा में आ चुके हैं और सभी परीक्षा में बार बार आ चुके हैं और बार बार आ ही रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने निश्चित है। ऊपर देखिए एक ही प्रश्न कई बार आ चुका है, पीजीटी परीक्षा 2004 में आया, यहाँ देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यही प्रश्न आया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया था? तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा या सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? देखिए यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2005 में आ चुका है। तो आदिकाल के लिए बीजवपन काल का नामकरण किसने किया है, यानी आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ये है राहुल सांकृत्यायन, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन काल, बीजवपन काल, तो क्या आंसर होगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो बीजवपन काल कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो क्या आंसर होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक ही प्रश्न कई बार कई परीक्षा में आ चुके हैं मित्रों, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन कर ले, रिवीजन करने के बाद जब आप परीक्षा में बैठिएगा तो आपको पता होगा प्रश्न कैसे परीक्षा में आ रहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने किया है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राम कुमार वर्मा ने? वीर काल, वीर, वीर यानी विश्व, विश्व को जीतने वाला ही वीर कहलाता है। तो वीर काल यानी विश्व, यानी विश्व को जो जीत जाता है वही वीर कहलाता है। तो वीर गाथा काल यानी वीर काल क्या होगा? तो वीर काल सिर्फ होगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ कंफ्यूजन होगा वीर काल और वीर गाथा काल। वीर गाथा की बात हो यानी वीर गाथा लग गया, वीर के साथ गाथा लग गया तो रामचंद्र शुक्ल, और सिर्फ वीर है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में आ चुका है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, क्योंकि आदिकाल से ही प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल को आदिकाल नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नाम जो है वो आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वीरकाल, बिल्कुल है। वीरकाल किसने कहा था? तो वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद। वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चारण काल, चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। सिद्ध और सामंत काल, सिद्ध सामंत जैसे आ गया क्या होगा? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। यानी ये तीनों नाम क्या है? ये तीनों नाम आदिकाल के, परंतु गद्य काल है इसका संबंध कहाँ से है? तो गद्य काल का संबंध आधुनिक काल से है। किससे है? आधुनिक काल से है। तो इसमें यह ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। जबकि प्रश्न में है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आदिकाल का नाम नहीं है? तो गद्य काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो क्या होगा सही आंसर? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। तो ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है? गलत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा बताइए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। तो मिश्र बंधु ऑप्शन बच गया। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी
या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो मोहन अवस्थी ने कहा है। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी ने कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा, जबकि वासुदेव सिंह ने क्या कहा? तो उद्भव काल कहा। क्या कहा? उद्भव काल कहा। अब यह अगला प्रश्न है, यहां मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ नीचे कुट भी दिए हुए हैं, है ना। इसे सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो वीर गाथा काल कहा। तो ये का दूसरा हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। बी का चौथा हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। तो डी का पहला हो जाएगा। तो मित्रों अब यहां मिलाते हैं। मेरा सूची कैसे जाएगा? मेरा सूची जाएगा ए का तीसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो सही आंसर क्या होगा? कैसे लेके चलना है? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है ए का दूसरा। कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि इधर ऑप्शन में ए का दूसरा और कहीं नहीं है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिला भी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? ऑप्शन नंबर ये है बच्चन सिंह, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सही आंसर क्या होगा? तो गद्य की बात हो तो गद्य का संबंध किससे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिए थे? गद्य काल नाम दिए थे। और उसे क्या किए थे? उसे अलग अलग खंडों में बांटे थे। गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में क्या किए थे? विभक्त किए थे। और गद्य काल जो नाम दिए थे वे कौन दिए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिए थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925। फिर दूसरा है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान माना जाता है, जिसका समय सीमा दिए हैं संवत 1925 से 1950। फिर है गद्य साहित्य का प्रसार, जिसे द्वितीय उत्थान माना जाता है, जिसका समय दिए हैं संवत 1950 से 1975। और चौथा है गद्य साहित्य के वर्तमान गति, जिसे तृतीय उत्थान कहा जाता है, जिसका समय सीमा दिए हैं संवत 1975 से आगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1000 से, संवत 1050 से, संवत 1075 से और संवत 1100 से। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो समय सीमा माने हैं वे समय सीमा माने हैं संवत 1050 से। यहाँ देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका नामकरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला,
आदिकाल, जिसे उन्होंने पहले वीरगाथा काल नाम दिया था, संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल, जिसे पहले उन्होंने भक्ति काल नाम दिए थे, जिसका समय सीमा दिए थे संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल भी नाम दिए थे, जिसका समय सीमा है संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद है आधुनिक काल, जिसका पहले उन्होंने गद्य काल नाम दिए थे, जिसका समय सीमा है संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत। तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटे थे। उस समय नामकरण किए थे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। जबकि अनेक विद्वानों द्वारा यह कहने से कि वीरगाथा काल सार्थक नहीं है, आदिकाल सार्थक है, तो उन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया और उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को भी क्या किया, स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से, 700 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से या 1000 ईस्वी से? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो माने हैं वे 693 ईस्वी से माने हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों यानी संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कितना से मानते हैं? तो 693 ईस्वी से मानते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है प्राकृत और डी है पाली। तो बौद्ध धर्म की बात हो तो भगवान बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे। तो जब भी बौद्ध धर्म से अगर भाषा की बात हो तो आपका सीधा भाषा क्या हो जाएगा? तो आपका भाषा पाली भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली भाषा हो जाएगा। कि बौद्ध धर्म से जब भी भाषा की बात हो तो पाली भाषा ही होगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। भगवान बुद्ध भी क्या थे? भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे वे बौद्ध धर्म में ही पाली भाषा में ही देते थे। प्राकृत भाषा के विविध रूप में है कौन सा? पाली। उसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा भी पहुँची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दोहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की जो रचना है वो प्रथम रचना कह सकते हैं। तो प्रथम रचना कौन सा है जो अपभ्रंश से प्रभावित है? वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की प्रथम रचना है। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसका रचना काल 1184 ईस्वी है। मुनि जिनी विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित्र रस की भी रचना की। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? तो हिंदी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश से प्रभावित अगर हिंदी की प्रथम रचना की चर्चा हो तो आपका आंसर क्या होगा? भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरि की रचना का क्या नाम है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास
और जयमयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। कैसे याद करना है? शाली बलि, बलिशाली याद रखना, बलिशाली बलिशाली बलिशाली। तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना क्या होगा? शालिभद्र सूरी होगा, यानी बलिशाली, बलिशाली याद रखना, बलशाली, बलि बाहुबली शालिभद्र, यानी भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। बलिशाली याद रखना, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपति विजय। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरित रास के भी रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी ही है। भारतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित रास, ये दोनों किनकी रास ग्रंथ है? तो दोनों शालिभद्र सूरी की ही रास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेल और ढोला मारूरा दोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? जैसे ही आपके सामने आ गया अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो आप सीधा जवाब आपका क्या होगा? पतंजलि। क्या होगा? पतंजलि। पतंजलि ने ही अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किए हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। तो अपभ्रंश के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हुए, यानी प्रथम प्रयोग करने वाले कौन हुए? तो पतंजलि हुए। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा, परिनिष्ठित भाषा, ग्रामीण भाषा या परिनिष्ठित प्राकृत, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो क्या होगा सही आंसर? तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा। तो क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। अवहट शब्द में शिक्षा शब्द के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? शिक्षा। समाससी अधक खा, शिक्षा। इसे याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो चर्या गीत और दोहा कोश किनकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आगे तो जान लीजिए कि सिद्धों से इनका संबंध है। तो चर्या गीत दोहा कोश लिखने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो बौद्ध सिद्ध है सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा का चर्या गीत और दोहा कोश दोनों किनकी रचना है? तो दोनों रचना सरहप्पा की रचना है। सिद्ध का बात हो तुरंत किनका नाम आता है? विद्वान राहुल सांकृत्यायन। इसे याद रख लेना, क्योंकि यह निश्चित है कि अगर सिद्ध से सवाल आ गया और विद्वान की बात हो तो सिर्फ राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, यानी सर्वसम्मत द्वारा किन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? कबीर को, सूरदास को, सहरपाद को या विद्यापति को? सहरपाद को सरहप्पा भी कहा जाता है। सहरपाद को क्या कहा जाता है? सरहप्पा भी कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा? तो अधिकांश साहित्यकारों ने सरहप्पा को ही, सहरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। हिंदी का अगर प्रथम कवि का बात हो तो हिंदी का प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? सरहप्पा हो जाएंगे। सर्वसम्मत द्वारा है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने कहा था? तो अभी विद्वान का नाम आएगा। तो आपको पता ही है कि सिद्धों से संबंध किनका था? तो सिद्धों से संबंध राहुल सांकृत्यायन का था। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। डॉक्टर
गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। जबकि सर्वसम्मत द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा था। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। कितनी थी? 84। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने किसे कहा हिंदी का प्रथम कवि? तो शालिभद्र सूरी को कहा। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि है, यानी सिद्धों में प्रथम कौन थे? सरहप्पा, कनप्पा, कुंडरिप्पा, शेरपा। तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोप्पा, सरहप्पा, गोरछप्पा या लुइप्पा। तो सिद्धों में प्रथम कौन थे? तो सिद्धों में प्रथम सरहप्पा थे। अगला प्रश्न है, सरहप्पा या सरहप्पा, देखिए बात हुआ, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहप्पा या सरहप्पाद, दोनों एक ही बात हुआ। तो सरहप्पाद या सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो सरहप्पा का संबंध किससे था? तो राहुल सांकृत्यायन से था। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना। सरहप्पा को सरहप्पाद भी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? देखिए, एक ही प्रश्न को फिर से घुमाकर पूछ दिया है। इसके पहले प्रश्न था सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो वहाँ सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना। अब यहाँ उल्टा पूछ दिया है, राहुल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना गया था? तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को ही माना गया था। और सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम कवि माने। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक सहजयान सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। हिंदी का, प्राकृत का, पाली का या अपभ्रंश का। तो प्राकृताभास, तो प्राकृताभास का संबंध किससे होगा? तो प्राकृताभास का संबंध अपभ्रंश से होगा। किससे होगा? अपभ्रंश से होगा। प्राकृताभास हिंदी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? यानी किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो समय दिए थे 10वीं से 14वीं शताब्दी तक दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखे थे। वे कौन रखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल नाम देने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल को 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बताए।
अभी से महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों के एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा या राहुल सांकृत्यायन ने कहा? तो अपभ्रंश को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो देन है वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को है। किसे है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। यह कथन किनका है? यह देन जो है पुरानी हिंदी का काल कथन का देन जो है वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। यह प्रश्न ऐसे परीक्षा में आ सकता है कि प्रथम काल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो प्रथम काल को पुरानी हिंदी काल जो नाम दिए हैं वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिए। मित्रों, 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख आज उपस्थित थे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप रिवीजन जरूर करना। परीक्षा में बैठने से पहले जितने भी प्रश्न कई परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, जीसी नेट हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, हर परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख कभी उपस्थित है। और सभी प्रश्नों का एक बार फुल रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा परीक्षा में सवाल किस प्रकार आता है, ताकि आप परीक्षा में जाने से पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज को रिवीजन करके अपने आप को तैयार कर ले। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।